नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। म्हारो राजस्थान में बात होगी दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरों की। बताएंगे महामारी पर मोदी मंत्र के बारे में। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना के हालात और वैक्सीन कहां तक पहुंची है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही बात करेंगे कोरोना काल में शादियों की, जिसे लेकर धड़ाधड़ आवेदन मिल रहे हैं और ऐसे में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और दिखाएंगे कहां चला जेडीए का पीला पंजा और मिलवाएंगे विक्की से, बताएंगे उनकी प्रेरणादायक कहानी। देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और सबसे पहले जान लेते हैं प्रदेश में आपकी जान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। डरना जरूरी है, दवाई नहीं ढिलाई नहीं। हम बात कर रहे हैं कोरोना अपडेट्स की। अब आंकड़े गवाही दे रहे हैं, कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। प्रदेश में कुल केसेस, जो पहला केस सामने आया था तब से लेकर अब तक जितने केसेस सामने आए हैं, उसकी संख्या 2.5 लाख के पार जा चुकी है। 2200 लोगों की मौत अब तक हुई है कोरोना की वजह से। अब पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, जिससे पिक्चर की भयावहता का अंदाजा आपको लगेगा। रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3314 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस जुड़े हैं। 19 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केसेस इस वक्त अब तक के सबसे ज्यादा प्रदेश में 25,197 एक्टिव केसेस हैं। इस बीच एकमात्र राहत की जो बात है, प्रदेश का रिकवरी रेट ठीक है। 2,23,000 से ज्यादा मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, इलाज के दौरान ठीक हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, अब तो यही है, जो दुआ कर सकता है दुआ करे, जो प्रार्थना कर सकता है प्रार्थना करे। तस्वीर भयावह हो रही है। बिल्कुल स्वप्निल, जैसा आपने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से जब पहला केस आया था 2 मार्च को, एक इटालियन जो पर्यटक था वो यहाँ पर पॉजिटिव मिला था 2 मार्च को, और आज दीपावली के बाद, यानी यूं कह सकते हैं कि करीब करीब 9 महीने के आसपास पूरे होने जा रहे हैं, तब जो है 2.5 लाख का आंकड़ा राजस्थान पार कर चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले एक हफ्ते से ज्यादा के समय में जिस तरह से 3,314 केस आ जाए और जो 2000 से ऊपर का जो आंकड़ा एक रफ्तार पकड़ चुका था, उसने एक हफ्ते में 1,500 का जो है बढ़ोतरी दर्ज की है और आज 3,314 पॉजिटिव केस हो गए। और सबसे बड़ी बात ये कि जहां तक मौतों की बात करें तो 2200 मौतें अब तक जो हैं वो कोरोना से दर्ज हो चुकी हैं। 19 मौतें एक दिन में आज दर्ज हुई हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। अगर जिलों के हिसाब से मैं बात करूं तो अजमेर में आज 4 मौतें हुई हैं, जयपुर में 3 और जोधपुर में 3 मौतें हुई हैं। इसके अलावा अलवर और कोटा में भी 2-2 मौतें दर्ज हुई हैं। जहां तक बात करें सैंपलिंग की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से निर्देश दिए थे कि सैंपलिंग बढ़ाई जाए, करीब 15 से 18,000 के आसपास रोजाना सैंपलिंग हो रही थी। जब निर्देश मिले, सरकार की तरफ से इसको गति देने के निर्देश दिए गए, तो अब रोजाना करीब 30,000 से ज्यादा की सैंपलिंग हो रही है। और इस समय अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर ही एक अकेला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। आज भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 656 कोरोना पॉजिटिव एक दिन में मिले हैं, जो कि किसी भी जिले में सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त वैक्सीन की भी बात कर लें। मरुधरा में कोरोना वैक्सीन अभियान की तैयारियां जोरों पर है। मॉनिटरिंग हो, समन्वय हो, इसके लिए मेगा प्लान तैयार हो चुका है। टीकाकरण एक बड़ा टास्क रहने वाला है और इसके लिए 3 टियर सिस्टम को मंजूरी दी गई है। सीएस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति बनी है। चिकित्सा सचिव की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स, यानी टॉप टू बॉटम एक मशीनरी तैयार की गई है। सीएम गहलोत ने इस 3 टियर सिस्टम को मंजूरी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, साफ है कि टॉप टू बॉटम कोई छूटे नहीं, मशीनरी तैयार कर दी गई। प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही चर्चा हुई थी कि जो राज्य हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार रखें। पीएम की वीसी के करीब 2 घंटे बाद ही 2-3 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने ये 3 टियर सिस्टम वैक्सीनेशन के लिए बना दिया है।
मतलब राज्य स्तर पर 2 तरह की कमेटियां बना दी है और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स होगी, जो कोरोना की वैक्सीन आते ही पूरे वैक्सीनेशन से लेकर के पूरा मैनेजमेंट देखेगी, पूरा प्रोक्योरमेंट किस तरह किया जाना है, कोल्ड चेन को मेंटेन किस तरह किया जाना है और डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोक्योरमेंट से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा सिस्टम, ये तीनों कमेटियां टॉप टू बॉटम देखेंगी। तो जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आती है, ये कमेटियों का गठन इसलिए किया गया है ताकि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आती है, उस वैक्सीन को आते ही टीकाकरण शुरू किया जाए। ऐसी स्थिति में जो मैनेजमेंट है वो पूरा इन 3 टियर सिस्टम के तहत किया गया है। अब हालांकि आधिकारिक तौर से जब वैक्सीन आने की घोषणा होगी, उसके बाद ही सारी जो खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये होगा, लेकिन पहले बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं, जो इन तीनों कमेटियों के जिम्मे रहेगा। शुक्रिया। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ मिलकर न सिर्फ कोरोना से मौजूदा वक्त में लड़ने की रणनीति पर मंथन किया, बल्कि कोरोना वैक्सीन और उसके वितरण के रोड मैप पर चर्चा की। महामारी पर महामंथन, वैक्सीन पर सरकार का बिग प्लान, कोरोना रिटर्न्स पर एक्शन प्लान। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंथन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए महामंथन में कोरोना से निपटने के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्रियों के जरिए पीएम ने देश को बताया कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन वैक्सीन आने और हर नागरिक तक इसके पहुंचने से पहले सतर्कता जरूरी है। पीएम ने सभी प्रभावित राज्यों से आगे की रणनीति का ब्यौरा बताने को कहा। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इस बैठक में शामिल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मरुधरा में महामारी के खिलाफ चलने वाले अभियान के बारे में पीएम को जानकारी दी। राजस्थान में 100% RT-PCR टेस्ट, रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पटाखे पर प्रतिबंध, मास्क पर सख्त कानून है। कोरोना संक्रमण वाले 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई। जागरूकता के लिए जन आंदोलन जैसे कदम उठाए गए। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए गए। ऑक्सीजन पाइपलाइनों को बिछाने का काम किया। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई। पीएम की वीसी के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना वैक्सीन का रहा। हालांकि पीएम ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर के राज्यों को अपने स्तर पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियां अभी से रखने का सुझाव दिया गया है, ताकि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आए, वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। अब सबको इंतजार इस बात का है कि देश में कब कोरोना की वैक्सीन आती है। कोरोना से लड़ने की तैयारी में राजस्थान सरकार पहले भी अव्वल रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही वैक्सीन आने और उसके वितरण को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार की तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को महामंथन से पहले ही निर्देश दिए हैं कि अभी से वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी रखें। स्टोरेज, कोल्ड चेन और वितरण की व्यवस्था हो। प्रशासन को प्राथमिकता तय करने की जिम्मेदारी दी गई। चिकित्सा कर्मी वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे।
कोरोना जैसे वैश्विक संकट से जूझने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को एकजुट होना जरूरी है और इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी जुटी हैं। इसी के तहत पीएम ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम के साथ महामंथन किया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है और वो है वैक्सीन के आने पर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब देखिए, कोरोना की जो वैक्सीन है उसका आना वैज्ञानिकों की सफलता पर निर्भर करता है और इस सफलता के लिए कई कंपनियों के वैज्ञानिक जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने में जो कंपनियां जुटी हैं उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो परीक्षण के अंतिम दौर में हैं और उनके नतीजे काफी अच्छे हैं। कोरोना के जिस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, उस वायरस का कोई तोड़ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन। और उस वैक्सीन के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पूरा दम लगा रखा है और वैज्ञानिकों को काफी हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है। अब कई कंपनियों की कोरोना वैक्सीन परीक्षण के अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और कईयों ने परीक्षण में बेहतर नतीजों का दावा भी किया है। आइए जान लेते हैं वो कौन सी वैक्सीन है जो सफल होने के बेहद करीब है और कितनी प्रभावकारी है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का परीक्षण अंतिम दौर में है। कोवैक्सीन के 60% असरदार होने का दावा किया जा रहा है। उधर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का परीक्षण अंतिम दौर में है और इसे 90% तक कारगर बताया जा रहा है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन भी परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसे भी 90% तक कारगर बताया जा रहा है, जबकि मॉडर्ना परीक्षण के अंतिम दौर में अपने वैक्सीन को 94.5% कारगर बता रही है। वहीं रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी परीक्षण के अंतिम दौर में है और इसे 90% तक कारगर बताया जा रहा है। इन वैक्सीन के परीक्षण की सफलता को देखते हुए बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां दिसंबर तक अपने टीके को लॉन्च कर देगी, जबकि कुछ अगले साल के शुरुआत में अपनी वैक्सीन लोगों तक पहुंचा देगी। साफ है, वैक्सीन आने तक दुनिया में सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि वैक्सीन के बिना इस बीमारी से सावधान होकर ही बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों की वजह से संक्रमण फैला है। उन्होंने बताया कि दरअसल कांग्रेस यानी सरकार चाहती थी कि चुनाव टलें, वो कोर्ट में भी गए लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली और उसके बाद जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया रही उस दौरान कोरोना केसेस बढ़े हैं, कोरोना वायरस ने अपना दायरा बढ़ाया है। बड़ा दुख हुआ उस वक्त, फिर कैबिनेट में डिस्कस हुआ करें क्या, मजबूरी में हमको राजस्थान में लोकल बॉडीज के चुनाव कराने पड़े। अब आप जो शादियां हो रही है वहां हम भीड़ कम कर सकते हैं, कर्फ्यू हम लगा सकते हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं रोक पाए क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। ऐसे वक्त में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, जब इस तरह के मामले हो जो देश के लिए चिंता का विषय हो, तो उसमें बड़े खुलकर विचार होना चाहिए। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुंबई पुलिस का घूसखोर एसआई ट्रैप किया गया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी में परिवादी ने इस संबंध में शिकायत दी थी, जिसके बाद मामले का सत्यापन किया गया और उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया गया। इस एसीबी के ट्रैप के शिकंजे में फंसा है मुंबई पुलिस का घूसखोर एसआई। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। जयपुर में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी ने
एक और भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश किया है। तो संदेश साफ है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अगर कहीं रिश्वत ली तो एसीबी की पहुंच से आप दूर नहीं है, फंस जाएंगे। एक और व्यक्ति फंसा है, मुंबई पुलिस का घूसखोर एसआई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग ने महाराष्ट्र के बोरीवली के एसआई को ट्रैप किया है। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ये ट्रैप किया गया है। दरअसल एसआई जो है वो जयपुर में एक मामले के जांच के सिलसिले में आया हुआ था। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि क्या मामला है और किस एवज में मांग रहा था। लेकिन ये बात सामने आई है कि जांच के सिलसिले में बोरीवली का ये जो एसआई है वो आया हुआ था और इस दौरान उसने रिश्वत की डिमांड की थी। इस मामले में एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपसे कुछ देर में और डिटेल भी सामने आ पाएगी, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है कि किस प्रकार से मुंबई से एक एसआई जयपुर पहुंचता है और यहाँ पर आकर रिश्वत का खेल खेलता है। तो उस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस मामले में वो रिश्वत ले रहा था उसका कनेक्शन मरुधरा से ही है या फिर मुंबई से? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि एक दरअसल मामला वहां पर दर्ज है और यहाँ पर जांच के लिए वो जो एसआई है वो आया हुआ था और उसमें संभवतः कोई राहत देने की बात थी। कुछ धाराओं का जो है वो हटाने की बात जो है वो अभी सामने आ रही है फिलहाल तौर पर, लेकिन और भी डिटेल्स कुछ देर में साफ हो पाएंगे। लेकिन ये बात है कि एक मामले में जांच करने के लिए आया था और कुछ राहत देने के लिए उसने जो पीड़ित है उसको जो है वो रिश्वत मांगी थी और 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अब जब रिश्वत की राशि इतनी बड़ी है तो मामला भी कोई बड़ा ही होगा, इसीलिए इतनी बड़ी राशि जो है वो उसने मांगी थी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना काल में होने वाली शादियों की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कल देवोत्थान या देवउठनी एकादशी है। यह दिन शादी के लिए शुभ माना जाता है। करीब 4 महीने बाद भगवान श्रीहरि भी जागेंगे और शहनाइयां गूंजने लगेगी। यही सावों की शुरुआत होगी। नवंबर और दिसंबर में विवाह के 5 शुभ मुहूर्त हैं। देवउठनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त के अलावा 30 नवंबर और दिसंबर में 7, 9 और 11 को शुभ मुहूर्त हैं। यानी शादी का सीजन कल से पीक पर होगा। ऐसे में शादी शुभ हो लेकिन सावधान रहें। शुभ हो शादी, रहे सावधान। जी हां, कोरोना काल में वैसे तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामूहिक भीड़ पर रोक है, लेकिन देवोत्थानी एकादशी को यानी कल शादी का शुभ योग है। ऐसे में प्रदेश में अचानक शादी में भीड़ होगी तो क्या होगा? जब अचानक जमा होंगे 5 लाख लोग, जब एक साथ बजेंगी हजारों शहनाइयां, जब सामूहिक शादी बनेगी समस्या, सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ेगी शादी। 50,000 शादियों का कोरोना कनेक्शन। जी हां, 25 नवंबर से देवोत्थानी एकादशी है। इसी दिन से प्रदेश में शादियों की धूम शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना काल में सामान्य शादियों के अलावा प्रशासन के सामने चुनौती बनेगी प्रदेश में आयोजित होने वाली 50,000 सामूहिक शादियां, जिससे लोगों की ज्यादा भीड़ हो सकती है। हालांकि राज्य सरकार के गृह विभाग ने शादियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत शादी के आयोजन से पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। 100 से अधिक मेहमानों को नहीं बुलाना होगा। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग करनी होगी। नो मास्क नो एंट्री का सख्ती से पालन करना होगा। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ दूसरी सजा भी दी जा सकती है। 25 नवंबर के बाद सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अलावा इन शर्तों का भी पालन करना होगा। दूल्हा और दुल्हन को पहचान पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र देना होगा।
साथ ही विवाह स्थल का पूरा पता और उसके आयोजन की सूचना स्थानीय प्रशासन को देने के साथ 2 गज दूरी रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई। ऐसे में 25 नवंबर से होने वाली शादियों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 जयपुर। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। कल एक साथ हजारों की संख्या में प्रदेश में शादियां हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण सरकार ने शादी जैसे समारोह पर सख्ती दिखाई तो इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे। शुभ हो शादी, रहें सावधान। कोरोना काल में शादी कैसे? शादी का सीजन यानी कोरोना के लिए मौका, लिहाजा सरकार ने गाइडलाइन तैयार की ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकें। तय हो गया शादी में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे और गाइडलाइन तोड़ी तो फिर तगड़ा जुर्माना लगेगा। लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों पर पड़ा है जिनका व्यवसाय शादी ब्याह पर ही टिका है। सुनिए सरकार की गाइडलाइन पर अलवर के मैरिज होम संचालकों का क्या कहना है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि ठीक है, कोरोना की सेफ्टी जरूरी है, आदमी मास्क लगा के सोशल डिस्टेंस जो भी है उनका सबका पालन होगा, लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत कम टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। जबकि हमारी तरफ से ये है कि पूरी तरह से बिल्कुल अपने निर्देश दो, सब कार्यक्रमों को कराओ, सावधानियां बरतें, लेकिन काम भी हो। रात को 8 बजे बाद कर्फ्यू हो, 8 बजे के बाद अगर हमें दूसरी जगह पर कहीं सामान लगाना है, किसी दूसरी जगह पर जाना है, अब ये सपोज करो कि शादी ब्याह की कोई बर्तन मारने वाला आदमी व्यक्ति है, वो 8 बजे के बाद शादी के मैरिज होम से बाहर निकलता है तो वो अपने घर कैसे पहुंचेगा? सरकार इस चीज़ को स्पष्ट करे। कोटा में भी गहलोत सरकार ने शादी समारोह को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसका विरोध शुरू हो गया है। मेरे पास अभी 20 शादियाँ कैंसिल हो चुकी है, 20-22 लाख की शादियाँ थी वो सब कैंसिल होगी। तो क्या होता है, हमारा मानना ये है कि हमारे पास एरिया बड़ा है, भाई छोटा एरिया नहीं है, रिसोर्ट है मेरे पास काफ़ी बड़ा, उसमें हम 5000 लोगों की शादी कराते हैं तो 200 लोगों की शादी तो हम करा ही सकते हैं। भाई सोशल डिस्टेंस जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि भाई आपको 6 फुट दूर रहना है, बूफे खाना 2 जगह 3 जगह हम लगा सकते हैं। जोधपुर में भी परेशानी कम नहीं है, कलेक्ट्रेट पर भीड़ लगी है शादी के आयोजन की अनुमति के लिए। प्रदेश में शादियों की सीजन शुरू हो चुकी है और लेकिन में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 100 से अधिक आदमी नहीं होने चाहिए शामिल में शादियों में। लेकिन यहाँ मैं जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम जो भीड़ है वो शादियों के सीजन को लेकर, परमिशन को लेकर है और ये लोग तमाम पहुँचे हैं उस नियमों की पालना करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए और परमिशन लेटर लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि तमाम लोग पहुँचे हैं, हाथ में फॉर्म है और तमाम जो लिस्ट जारी हुई है कल की, वो लिस्ट को लेकर भी लोग देख रहे हैं कि आखिर उनको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, उसको लेकर देख रहे हैं। सबसे चिंता की बात ये भी साफ तौर पर सामने आ रही है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नहीं दिखाई दे रही है और ऐसे में जिस नियम को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है और ये तय किया गया है कि 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे और बड़ा ग्राउंड लेना होगा, तो ऐसे में जहाँ परमिशन मिल रही है वहाँ पे ऐसी व्यवस्था को देख के कहीं ना कहीं ये तस्वीरें डराने वाली है। फिलहाल लोग पहुँचे हैं शादियों के परमिशन को लेकर, इनसे बात भी करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है। आप शादियों के परमिशन को लेकर यहाँ हो रही है, किस तरह की देखते हैं? सुविधा तो काफ़ी अच्छी कर रखी है, पर डेट वाइज अगर कर दी जाती तो किसी को भी देखने में आसानी रहती कि इस तारीख की परमिशन हमें मिल गई, वो नहीं हो रही है। तो वो कहने का जो नई गाइडलाइन आई है उसमें साफ तौर पे कई तरह के बात किए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, आपको जगह देनी पड़ेगी, तमाम चीज़ें बदलनी पड़ेगी। तो इसको कैसे देखते हैं? आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये डिसीजन तो सही है कि 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फालतू और फिजूल खर्ची भी इससे बचाव हो रही है, देश के लिए भी अच्छा है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और शादी ब्याह का जो बिजनेस करते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोग खुश हैं। तो इवेंट वाले को छोड़ के बाकी सब खुश हैं, लेकिन लगातार जोधपुर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल 15 मौतें हुई हैं, 445 नए मामले सामने आए और ऐसे में इस लिहाज से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं इस तरह आयोजन करने में। बता दूं आपको, जोधपुर में पिछले 3-4 दिनों में 3000 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं और ऐसे में लोग पहुँच रहे हैं परमिशन को लेकर और ये लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर है कि आखिर परेशानी साफ तौर पर हो रही है। व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी सी ठीक नज़र नहीं आ रही है। एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में आप आवेदन डालते हैं, दूसरे दिन आपको परमिशन मिलती है। तो निश्चित तौर पर लोग परेशान हैं और ऐसे में शादी करना जोधपुर में काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, लिहाजा शादी पर भी पूरी नजर है।
शादी शुभ हो, इसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा सावधान रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात अतिक्रमण पर अटैक की।